सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं अनु गुप्ता। आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। बचपन में एक कथन पूरे समाज, पूरी व्यवस्था, पूरी सरकार के बीच में चर्चा का विषय रहा करता था। बचपन में इस तरीके के कथन का अर्थ नहीं समझ पाया था। भारत में 7 अजूबे बच्चे बच्चे के कान में, बच्चे बच्चे के मस्तिष्क में गूंजा करता था कि भारत में 7 ऐसी जगह हैं जिनको 7 अजूबे के रूप से जाना जाता है। और फिर एक किसी फिल्म में ये गाना भी आया, 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वां अजूबा इस जोड़ी का। इस तरीके का एक गाना भी आया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक ऐसा 8वां अजूबा बरसों से काबिज है जिसका नाम प्रदीप दुबे है, जो विधानसभा प्रमुख सचिव है। प्रदीप दुबे को रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए पिछले करीब 9 साढ़े 9 साल हो चुके हैं। लेकिन प्रदीप दुबे का मकड़ जाल, भ्रष्टाचारियों का मकड़ जाल, यहां तक कि उन्होंने अपनी पत्नी को जो हाईकोर्ट का जज बनवाया था, रेखा दीक्षित, वो भी इस सड़े गले सिस्टम की देन थी। और रेखा दीक्षित के हाईकोर्ट के जज बनने के बाद शायद प्रदीप दुबे बहुत ताकतवर बनता चला गया। हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी अदालत हो, कोई भी सरकार हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, यहां तक कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जैसे प्रदीप दुबे के सामने घुटने टेक दिए हैं। प्रदीप दुबे के नाम आते ही खन योगी आदित्यनाथ की या तो कलम ठहर जाती है या आवाज में लकवा मार जाता है। मैं खुले तौर पर मैं योगी आदित्यनाथ का, उनकी कार्यप्रणाली का समर्थक रहा हूं, लेकिन जिस तरीके के प्रदीप दुबे के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साइलेंट भूमिका निभाई है, उस कारण से ये भ्रष्टाचारी सीने पर चढ़ के तांडव करने लगा है, विधानसभा के अंदर तांडव करने लगा है। लड़ने वाले सिद्धांत ईमानदार लोगों के सीने पे लात रख के तांडव करने लगा है कि मैं प्रदीप दुबे हूं, जिसको मेरा जो बिगाड़ना हो बिगाड़ ले, जिसको छापना हो छाप ले, जिसको कोर्ट में मुकदमा करना हो कर ले। लेकिन जब तक मेरा जीवन है, मैं तब तक विधानसभा का प्रमुख सचिव बना रहूंगा। केपी सिंह जी हैं जिन्होंने प्रदीप दुबे को खुली चुनौती दी है, खुला ललकारा है, यहां तक कि हाईकोर्ट में को वारंटों के थ्रू याचिका भी दाखिल की है, जिस पर 6 जुलाई को मुकदमा लगा है। यहीं नहीं रुके केपी सिंह जी। केपी सिंह ने हजरतगंज कोतवाली के इंस्पेक्टर के सामने एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रत्यावेदन भी दिया है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है अभी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। आखिर प्रदीप दुबे है क्या? ना आईएएस अधिकारी है, ना आईपीएस अधिकारी है, ना किसी राजनेता की औलाद है, ना किसी उद्योगपति की औलाद है। ऐसा कौन सा तत्व मिला हुआ है प्रदीप दुबे के अंदर जो समस्त सरकारें उसके सामने घुटना टेक देती हैं? प्रखर पोषो दृष्टांत लगातार प्रदीप दुबे का खुलासा कर रही है और तब तक खुलासा करते रहेगी। मेरी जवाबदेही है मिशन पत्रकारिता के लिए, जब तक मैं प्रदीप दुबे को उखाड़ नहीं फेंकूंगा तब तक दृष्टांत और प्रखर पोष की कलम नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। आज दृष्टांत कार्यालय में केपी सिंह जी आए हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे ऐसे कौन से तत्व उनके पास हैं, ऐसे कौन से तत्व उनको हाथ लगे हैं जिस तत्वों को लेकर वो हाई कोर्ट में याचिका में गए हैं और किन बिंदुओं को लेकर उन्होंने एफआईआर कराने के लिए हजरतगंज कोतवाली में प्रत्यावेदन दिया है। केपी सिंह जी, दृष्टांत मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। नमस्कार। पिछले 15 दिन से व्यवस्था में, सरकार में
न्यायपालिका में बड़ी सरगर्मी से आपका नाम लिया जा रहा है। जी। आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे के खिलाफ को वारंटों के तहत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जी। क्या है पूरा मामला? प्रदीप दुबे की 2008 से जो नियुक्ति को लेकर के यहाँ तो ये सफल रहे, परंतु इसको बस सुप्रीम कोर्ट से और हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो अधिवक्ता थी रीना एन सिंह के प्रयास से हम सफल हुए। वहां से डायरेक्शन और लिबर्टी लेकर के हमने रिट ऑफ वारंटो यहाँ हाई कोर्ट में दाखिल करी। इनकी सारी कारगुजारियों को लेकर 2008 से जब से यहाँ आए उस संबंध में, हालांकि ये मामला माननीय न्यायालय में है और 6 तारीख उन्होंने फिक्स की है वो नोटिस करते हुए कि आप चार्ट काउंटर दाखिल करिए। तो अब उनका माननीय न्यायालय, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि न्याय हमें मिलेगा वहाँ से। प्रदीप दुबे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक बदनाम नाम है, भ्रष्टाचार को लेके, उनके चारित्रिक गिरावट को लेके, तरह तरीके के लेख में एक बदनाम नाम है। कैसे आप उनको फेस कर पा रहे हैं, उनकी चुनौती उनको कैसे दे पा रहे हैं आप? वो तो चुनौती जो उन्होंने 1 by 1 करप्शन किए शुरू से 2008 में जब आए और उनको काम चलाऊ व्यवस्था के तहत विधानसभा का चार्ज दिया गया। इसके बाद से 3 नियुक्तियां जो विधानसभा में उन्होंने 2012 के बीच में कराई, 2009 से 12 के बीच में, वो तीनों अवैध थी। वो उनके एविडेंस ही उनको घेर रहे हैं। नहीं, उन नियुक्तियों को लेके तो कई बार मामले में हाईकोर्ट में जा चुके हैं। हाईकोर्ट ने आखिर उन मामलों को, उन कारगुजारियों को संज्ञान में क्यों नहीं लिया था तब? नहीं, ये तीनों मामले गए नहीं थे। जो सज्जन गए विज्ञापन के समय, नियुक्ति के समय, वो मामला अभी भी पेंडिंग है। राज बहादुर सिंह बनाम स्टेट, उसके साक्ष्य मौजूद हैं। आप फ्लश भी कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी जा सकती है। 1 by 1 इन्होंने जितना करप्शन किया, इस करप्शन को लेकर के किसी ने इनको फेस नहीं किया। अब मुझे तो ये नहीं कहना चाहिए, हो सकता है, लेकिन हमारी जानकारी में नहीं है कि इतनी मजबूती के साथ किसी ने इनको फेस किया हो। और जो जिन तथ्यों के आधार पर, कोई तथ्य इनके पास नहीं है, जो तथ्य इन्होंने जितने फ्रॉड किया है, इन्होंने जो स्कैम किया है, सबके एविडेंस हमारे पास मौजूद है। आखिर एक छोटा सा प्यादा इतना बड़ा भ्रष्टाचारी, इतना बड़ा प्यादा कैसे बन जाता है? एक्चुअल में जिस सिस्टम में भी रहे, तीनों सरकारों की, उनके आसपास इर्द गिर्द जितने प्यादे रहते थे, उन प्यादों को अपने उसमें करने के लिए, उनके बेटा बेटी जिसको भी आप अपनी भाषा, पत्रकारिता में भाषा में चूंकि हम लोग रहे हैं तो कहा जा सकता है, खुले तौर पर मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कि उन सबको मिलाने का काम किया, उन सबको उस भ्रष्टाचार में शामिल किया। चलिए, पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात मैं कह सकता हूँ, उनकी कार्यप्रणाली जो है, सिस्टम को डैमेज करके वो आगे बढ़ते थे। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के मामले में जाने जाते हैं। आपकी बात सत्य है, लेकिन ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं देते। उनके आस चारों तरफ कुछ फिल्टर टाइप के बैरियर्स हैं, जो ये चीजें जाती हैं वो वहीं तक रोक लेते हैं उसको। मुख्यमंत्री के बारे में एक बात तो ये सर्वविदित है कि वो दैनिक दिनचर्या में अखबार पढ़ा करते हैं, अखबारों में खबरें छपा करती हैं, फिर कर पोस्ट जाता है, दृष्टांत जाता है। दृष्टांत ने तो यहाँ तक सियासत की तवायफ के नाम से भी क्या कहिए इसका खुलासा किया था। बाकी चीजें तो जा पाती हैं उनके पास, लेकिन जो निगेटिव चीजें होती है, नैरेटिव जो जाता है, वो हमें लग रहा है जहाँ तक कि फिल्टर होकर के लोग इधर उधर हो जाता है। जैसे आखिर प्रदीप दुबे इतना ताकतवर आदमी कैसे बन गया? अब हमने आपको बताया कि जो भी सिस्टम के आसपास, पावर ऑफ सेंटर के आसपास जो भी मैग्नेट्स रखते हैं, उनको ये अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं और उनको उस भ्रष्टाचार में शामिल कर लेते हैं। उनकी मजबूरी हो जाती है कि फिर उनको बचाना। तो यही कारण है कि पिछले 9.5 साल इनको रिटायर्ड सेवानिवृत्त भी हो गए हैं और आज भी ये प्रमुख सचिव विधानसभा जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। विधानसभा में सेवानिवृत्ति तिथि 60 वर्ष ही है। हाँ। वो चाहे वो 4th क्लास एम्प्लॉई हो, हाँ, या फिर प्रमुख सचिव हो। हाँ। कथित सेवा विस्तार दिया गया, जबकि शासन ये कह रहा है कि 2016 से 23 के बीच में हमने 4 अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया, जिसमें अनुज चंद पांडे, दुर्गा शंकर मिश्र, अवनीश कुमार अवस्थी और अरविंद कुमार, जो इस समय विद्युत आयोग में या इसके ही चेयरमैन है। इन लोगों के दिए गए, उसके एविडेंस हैं, आपको काफी मिल जाएगी।
इसके अलावा किसी का नहीं, क्योंकि विधानसभा का अधिकार है ही नहीं किसी की सेवा विस्तार देना। आप तो खैर जर्नलिस्ट हैं तो सारी चीजें आपको fact मेरी पता है। जानकारी जहां तक है वो जानकारी ये है कि प्रमुख सचिव विधानसभा को अगर सेवानिवृत्त मिलता है, आखिरी मोहर, आखिरी दस्तखत, मोहर जो भी कह लीजिए, संस्तुति कह लीजिए, वो महामहिम राज्यपाल की होती है। क्या प्रदीप दुबे के मामले में विधानसभा अध्यक्ष तक ही संस्तुति होती थी? क्या कभी गवर्नर की भी संस्तुति, महामहिम की भी संस्तुति ली गई है? नहीं, महामहिम तो गवर्नर जो होते हैं वो तो विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं। अब अप्रूवल तो होना चाहिए। लेकिन मेरा जहां तक जानकारी है कि महामहिम राज्यपाल की संस्तुति कई बार नहीं ली गई है, एक बार नहीं कई बार नहीं ली गई है। क्या ये विषय भी आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाया है? नहीं, ये तो खैर हमारे उसमें नहीं है एजेंडे में। लेकिन बाकी जो इनके आपके क्या क्या विषय थे जो आपने को वारंटो रिट में जिनका उल्लेख किया है? हमारा तो 2008 के बाद से जब पूर्व प्रमुख सचिव, तत्कालीन प्रमुख सचिव जो राजेंद्र प्रसाद पांडे थे, एक कर्मचारी ने सुसाइड कर लिया था, उसके तहत उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उस स्कीम में फिर इनको तत्काल चार्ज कराना पड़ा विधानसभा को। ये सचिव संसदीय के रूप में थे, उसी समय आए। उसके बाद से कुछ और विवाद हुआ न्याय से संबंधित इन सब मामलों को लेकर के, जिसमें 5 जजों की एक बेंच बैठी। हिंदुस्तान की एक स्टोरी थी, हिंदुस्तान टाइम्स की, उस पर एक जांच बैठ गई। उसके एविडेंस अभी नहीं मिल पाए हैं। मैं प्रयास में हूं कि वो मिल जाए तो हम। कहा जाता है कभी प्रदीप दुबे के साथ आपने भी काम किया है? हाँ, लगभग 4 स्पीकरों के साथ मैंने काम किया है। 4 स्पीकरों के साथ किया है। 4 में से 3 के साथ आपने, चौथा प्रदीप दुबे हो गए। आखिर इनकी कार्यप्रणाली आपको कब असहमति लगी कि इनकी कार्यप्रणाली से आप असहमत हो रहे हैं? क्या ऐसे बिंदु थे, क्या ऐसे विषय थे, क्या ऐसे निर्णय थे? नहीं, हमारा तो अंडर सेक्रेटरी में प्रमोशन होना था, उस पे फाइनेंस की संजीव मित्तल साहब, एस राधा चौहान और कार्मिक की रिपोर्ट 2 बार उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि तत्काल प्रभाव से किए जाने पर विचार कर लिया जाए। और जो उन्होंने गड़बड़ की थी उस पर कहा कि सैद्धांतिक जो गड़बड़ी थी कि अगर इसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको विषय को यहीं छोड़ते हुए इनका तत्काल प्रमोशन कर दिया जाए। और जिन सब जन का गलत प्रमोशन किया गया है उनको अधिसंख्य पद, एक एक्स्ट्रा पद लाइए कि जब तक आपके पास उस पद का खाली नहीं होता तब तक उस पर लेके जाइए उनको। पूर्व की सरकारों ने जिस तरीके से प्रदीप दुबे के मामले को नजरअंदाज किया, कहीं ऐसा तो नहीं वो नजरअंदाजी आज वर्तमान में भस्मासुर बन गया हो? स्वाभाविक है। जो चीजें दिख रही हैं इस तरीके से कि महाराज जी जैसे मुख्यमंत्री जो जीरो टॉलरेंस के पक्षधर हैं, वो किसी स्तर पर अपने आस पड़ोस भी इस तरीके की अगर कोई जानकारी आती है तो स्वतः संज्ञान लेते हैं, स्वतः संज्ञान लेके उसका इलाज कर देते हैं। परंतु वही आपको हमने बताया ना कि वो मामले इन तक पहुंचने नहीं पाते, महाराज जी तक ये चीजें जा नहीं पाती। नहीं, प्रदीप दुबे चर्चा का विषय है। प्रदीप दुबे साधारण आदमी नहीं है। प्रदीप दुबे का मकड़ जाल बहुत जगह फैला हुआ है। बिल्कुल मकड़ जाल है। तो अपने वो अकेला विधानसभा प्रमुख सचिव नहीं है, वो एक सातिर आदमी है और उसके सातिरपन की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार दृष्टांत प्रकट में उसको बेनकाब करता आ रहा है। नहीं, बिल्कुल आपका धन्यवाद मैं करता हूं इस संबंध में। और अब वो अपने ही मकड़जाल में उजड़ते चले जा रहे हैं। जो आपकी याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में के समक्ष आपने को वारंटो के तहत डाली है, क्या संभावना लग रही है आपको? मुझे तो उम्मीद है कि पूरी न्यायालय जो है न्याय करेगा। क्या 6 जुलाई आने से पहले सरकार प्रदीप दुबे को हटाएगी? क्या माननीय उच्चतम न्यायालय का हंटर चलेगा? अब दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर यहां से नहीं होगा तो माननीय न्यायालय का हंटर चलेगा, क्योंकि एविडेंस इतने लगे हैं उसके लेकिन कहा जाता है प्रदीप दुबे के पास इतना धन है कि बड़े बड़े राजनीतिक, बड़े बड़े नौकरशाह, यहां तक कि हाईकोर्ट के जजों की भी निष्ठाएं और ईमान डोल जाता है। अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर नहीं कह सकते तो 9.5 साल से काबिज कैसे है?
क्योंकि जो हमारे जानकारी में है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे एम्प्लॉई हैं जो इनके आवास पर ड्यूटी करते हैं, उसके एविडेंस हमारे पास हैं। वो 2016 में नियुक्त होते हैं, उसके पास फार्म हाउस में जो इनके पास कब्जे में है, उस फार्म हाउस की रजिस्ट्री में उसका नाम है। एक और एम्प्लॉई है, उसकी पत्नी के नाम से है। एक और एम्प्लॉई है, वो संबंधित सुरक्षा से संबंधित उसमें पद पर है। क्या प्रदीप दुबे को लगातार बचाने में उनकी पत्नी रेखा दीक्षित का जो आभा मंडल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का है वो कारगर साबित हो रहा है क्या? हो सकता है, इस संबंध में तो मैं नहीं ज्यादा, जहां तक मैं ये जानता हूँ कि उसके नाम से करीब 9 बीघे जमीन है। 9 बीघा जमीन? 9 बीघे। किसके? एक सुरेश नाम का कर्मचारी है, बस वो अभी पेपर मिले नहीं मुझे। पेपर जिस दिन मिल जाएंगे हम। सुनने में तो यहाँ तक आता है कि मोहनलालगंज के आसपास की जमीनों पे जहाँ पे उंगली दर्ज है वहां प्रदीप दुबे के नाम की संपत्ति की शुरुआत होती है। मैंने देखा तो नहीं है पूरा, लेकिन काफी लंबा चौड़ा है और उसमें काफी ऐसे है। क्या उसमें कोई रेस्टोरेंट चल रहा है? इसके बारे में मुझे जानकारी क्या उस जमीन को बचाने के लिए बाउंसर लगे हुए हैं? हाँ, ये चीजें हैं और सरकारी तौर पर भी एम्प्लॉय को यूज किया जा रहा है वहां पर। उनकी वहां ड्यूटी लगाई जाती है। आखिर किसी जमीन की रक्षा के लिए बाउंसर लगाए जाने का औचित्य क्या है? अब जाहिर सी बात है, उस चीज को लोग ना जानने पाए, उसके इर्द गिर्द ना भटकने पाए। और बड़ी बात यह भी है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो विवेकानंद डोबरियाल जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उनके बेटे को समीर डोबरियाल को भी इन्होंने नौकरी दी है। उस जमीन को देने के एवज में या बचाने के एवज में? उस जमीन नहीं, वो वहाँ फार्म हाउस बनाने में जो जमीनों के उसमें अड़चने आ रही थी, उस अड़चनों को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने विवेकानंद डोबरियाल का जो बेटा समीर डोबरियाल है उसको नौकरी सहायक समीक्षा अधिकारी की या समीक्षा अधिकारी की दी है। वो लिस्ट है, उस पड़ी हुई, उसमें इस तरीके से अक्षम लोगों को जो विधानसभा के अंदर नौकरियां रेवड़ी की तरह बांट दी गई हैं, आखिर सरकारों ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया है? अब संज्ञान नहीं लेने का कारण यही तो है ना कि जैसे वो पावर सेंटर के आसपास जो लोग थे उनको हायर कर लिया इसमें, तो अब वो चीजें वहां तक पहुंचेंगी कैसे? तो भाई अगर वो इतना प्रभावशाली आदमी है, हम तो लगातार सीरीज चला रहे हैं, लगातार खुलासे कर रहे हैं प्रदीप दुबे का, उसकी तो हिम्मत तक नहीं बढ़ती है कि हमारे यहाँ कार्यालय फोन तक कर ले। जाहिर सी बात है, आप इस मामले में जो प्रखर पोस्ट आप निकालते हैं, जो आपकी पत्रिका दृष्टांत है, उसके लिहाज से आपका मन, हृदय, मस्तिष्क, साहस उसी तरीके से अडिग और तो साहसी व्यक्ति से कौन टकराता है? तो बाकी के लोगों की ऐसी इच्छा शक्ति क्यों नहीं हो सकती जो बड़े बड़े पदों पे काबिज है, बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग हैं, जिनकी निष्क्रियता उदासीनता का परिणाम है कि प्रदीप दुबे जैसे भस्मासुर व्यवस्था में पैदा हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं सब। क्या आपको नहीं लगता है कि प्रमुख सचिव विधानसभा इतना महत्वपूर्ण पद है? जब भी कैबिनेट की बैठक होती है, सत्र चलना होता है, विधानसभा प्रमुख सचिव के कलम से जारी होते हैं। नहीं, कैबिनेट की बैठक में तो खैर इनका कोई रोल नहीं होता है, लेकिन विधानसभा जब हाउस होता है तो हाँ, उसमें इनका रोल होता है। इनका रोल होता है ना। जो व्यक्ति 9.5 साल पहले रिटायर हो चुका है, सेवानिवृत्त हो चुका है, उस विधानसभा की गोपनीयता, निष्पक्षता है आखिर एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के हाथों कैसे सुरक्षित रह सकती है? बिल्कुल, ये तो स्वतः स्पष्ट है। निर्वाचन आयोग जो है इनको आरओ नहीं बनाता, क्योंकि इनकी नियुक्ति है ही नहीं है। रेगुलर नियुक्त जो व्यक्ति होता है 6 महीने रिटायरमेंट के पहले ही तक वो आरओ बनाता है, तो इससे स्वतः स्पष्ट है। परंतु सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, चिंता का विषय है। और वो खासकर योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री के कालखंड में। अब यही तो संशय है कि महाराज जी तक ये बातें पहुंच कैसे नहीं रही हैं। लेकिन इसमें 2020-21 की स्कीम में जो लोग शामिल हुए, वो लोग इस पे बैरियर का काम कर रहे हैं, इन चीजों को दबाने का काम करते हैं, महाराज जी तक इन चीजों को पहुंचने नहीं देते। वो चीजें सार्वजनिक कैसे होंगी? अब आप जैसे लोग हैं तो इसी ऐसे ही प्रयास से होगा। ये थे आप केपी सिंह जी। दूसरा, इनकी नियुक्ति से संबंधित जो चीजें हैं, मैं कुछ फैक्ट आपको, आप चाहें तो मैं कैमरे पे दिखा सकता हूं। बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, ये बिल्कुल दिखाइए। एक एक बिंदु में बेनकाब होना चाहिए। 6 मार्च को इनकी नियुक्ति हुई थी। उस दिन आचार संहिता
चल रहा था, जो काउंटिंग का दिन था 6 मार्च, उस दिन चुनाव का वोटिंग की गिनती चल रही थी और तत्कालीन स्पीकर चुनाव हार चुके थे। उस दिन ये ऑर्डर जारी किया गया और आप देखिए कि इसमें याचिका संख्या 267 SB 2012 राज बहादुर बनाम अन्य सरकार ये दाखिल है, अभी भी ये पेंडिंग है याचिका। दूसरा स्कैम इनका देखिए कि इसके पहले स्थानांतरण के आधार पर इन्होंने अपनी नियुक्ति कराई, क्योंकि स्थानांतरण के आधार पर नियुक्ति हो ही नहीं सकती। ये हमारे यहाँ जो नियमावली है, रूल्स है, उसमें मेंशन है। इसकी वजह से फिर इनको ऐसा कराना पड़ा कि 51 लोग इसमें आए थे उस पैनल में, लेकिन उनको इग्नोर करते हुए इनको किया गया, उसी पे इन्होंने कोर्ट केस किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है 13 जनवरी 2009 को इन्होंने BRS लिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। सेम टाइम सेम डे उसी दिन उसी विभाग में सचिव संसदीय से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद प्रमुख सचिव संसदीय पे ज्वाइन कर लेते हैं और ठीक उसके 6 दिन बाद विधानसभा का भी चार्ज ले लेते हैं पुनः। ये बड़ा विषय है। हमारे समझ में तो फिलहाल नहीं है कि ऐसा कुछ हो। और 60 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी मान लीजिए, तो खैर जो हो गया आगे हुआ, उसके बाद सेवानिवृत्ति का ऑर्डर इनकी वरिष्ठतम विशेष सचिव श्रीमती पूनम सक्सेना द्वारा जारी किया गया। इसके बावजूद वे सेवानिवृत्त नहीं हुए। ये सभी दस्तावेज चिल्ला चिल्ला के प्रदीप दुबे के गुनाहों की गवाही दे रहे हैं, लेकिन गूंगी बहरी व्यवस्था में प्रदीप दुबे के गुनाह छुप जाते हैं। आखिर वो फल कब आएगा जब सरकार इस बात के लिए बेल्ट अपॉन होगी? प्रदीप दुबे जैसे भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में स्वीकार नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये समस्त दस्तावेज इस बात की गवाही दे रहे हैं। अब प्रदीप दुबे के गुनाहों की दस्तावेज गवाही दे रहे हैं। KP सिंह जी के साथ मैं अनु गुप्ता, दृष्टांत न्यूज से।